पहले मैं प्रश्न बोलता हूं 2-3, उसके बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है? तो सुन लेना पहले। अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसके प्रश्न करने जा रहे हैं, ठीक है? वो इतनी बड़ी पुस्तक आपने देखी होगी। अब उसमें से 3 प्रश्न आते हैं। अब पता नहीं इतनी बड़ी पुस्तक में से 3 कौन से आएंगे, तो उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं छांट कर आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना? और थोड़ा शब्दावली उनकी मैंने सरल कर दी ताकि वो पढ़ते ही समझ में आ जाए, और थोड़ा सा मैंने विस्तार जरूर दिया है। जैसे प्रश्न आते हैं मान लो 3 नंबर का, तो मैंने उसको 6 नंबर के प्रश्न की तरह बड़ा किया है। थोड़ा बड़ा इसलिए किया है कि मैंने इसकी भाषा शैली थोड़ी कथात्मक कर दी। जो प्रश्न है वो कथा की तरह थोड़ा समझाया है, तो थोड़ा वो लंबा जरूर हो गया, पर उसमें से आपकी उतनी बात याद रहेगी जो मेन है, और मेन बात ही लिखनी होती है, ठीक है ना? तो वो छोटा तो अपने आप ही हो जाएगा। समझ आई बात है? बड़ा इसलिए लिखवा दिया कि आपके वो समझ में आ जाएगा प्रश्न क्या है, रटना नहीं पड़ेगा। और जितना छोटा लिखाते हैं वो रटने पड़ते हैं। समझ आई बात है? पॉइंट्स रटने पड़ते हैं, कहानियां रटनी नहीं पड़ती, सुनते ही कहानी याद हो जाती है। तो मैंने कथात्मक शैली में थोड़े प्रश्न बड़े जरूर कर दिए, लेकिन वो आपके पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे कि ये मैटर क्या है, ठीक है? तो पहले मैंने आपको बताया था संचार क्या है। एक लाइन में बताऊं तो संदेशों का आदान प्रदान करना संचार है। और संचार के मैंने कई माध्यम बताए थे, याद है? संचार के जो आधुनिक माध्यम है उनमें समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, रेडियो टेप वगैरह, ठीक है ना, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारा कुछ संचार के नवीन माध्यमों में आ जाते हैं, आधुनिक माध्यमों में, ठीक है? और इन सभी में पुराना जो है वो है प्रिंट मीडिया। संचार के कुछ प्रकार भी बताए थे, जैसे मैंने कहा था सांकेतिक संचार, मौखिक व अमौखिक संचार। मौखिक और अमौखिक दोनों एक साथ कैसे? जैसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना, तो प्रणाम मौखिक हो गया, प्रणाम कहना, और हाथ जोड़ना अमौखिक हो गया। समझ आई बात है? और अंतः व्यक्तिक इंट्रापर्सनल ये होता है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर ही खुद विचार, सोच विचार रहा होता है, तो उसमें स्रोत, संचारक और प्राप्तकर्ता खुद ही होता है। फिर एक बताया था मैंने अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल, इसमें 2 जने बात करते हैं तो इसमें फीडबैक तुरंत मिल जाती है। बताया था फीडबैक क्या होती है? जो प्राप्तकर्ता होता है, वो जो प्रतिक्रिया करता है, वो फीडबैक होती है। चित्र से बताया था मैंने पिछली बार। अच्छा, फिर एक है समूह संचार, और समूह संचार का उदाहरण देखो तो कक्षा है। जैसे मैं इतनी बड़े समूह को कर रहा हूं तो ये समूह संचार हो गया। इसके बाद एक आता है जन संचार। ये होता है एक बहुत बड़े वर्ग जहां तक हम पहुंच नहीं पाते, तो उनको कोई माध्यमों से संचार करवाते हैं, तो वो होता है जन संचार। समझ गए? अब जन संचार के माध्यम है अखबार, रेडियो, टेलीविजन वगैरह। समझ आई बात है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं कि संचार के कई माध्यम हैं, अखबार, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। संचार हेतु इनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताना या दूसरे माध्यम को कमतर आंकना गलत होगा। अब कोई कहे कि अखबार से तो टेलीविजन बढ़िया है, उसमें चित्र भी साथ दिखते हैं। नहीं, आप टेलीविजन बढ़िया नहीं बता सकते और अखबार को कम नहीं आंक सकते। आपको नहीं अखबार से तो टेलीविजन बढ़िया नहीं, हर एक माध्यम की, भले वो रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है, हर एक माध्यम की अपनी विशेषताएं हैं और हर एक की अपनी कमियां हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो यही याद हो जाएगा, मैं यही याद करवा दूंगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो सुनो कैसे हर एक माध्यम की अपनी कमियां है, ये विस्तार तो बाद में दूंगा, पहले एक लाइन से समझा देता हूं। देखो, अगर कोई कहे कि अखबार से तो टेलीविजन बढ़िया है, साथ में खबर सुनती है, साथ में दिख भी जाता है, तो इसलिए आप अखबार को कम आंकते हो। कम नहीं आंकना। क्यों? क्योंकि जो अखबार में विशेषता है वो टेलीविजन में नहीं है, और जो टेलीविजन में विशेषता है वो अखबार में नहीं है। जो टेलीविजन में कमी है वो अखबार में नहीं है, अखबार में जो कमी है वो टेलीविजन दूर कर देता है। पर तो प्रत्येक माध्यम की अपनी कमियां हैं, अपनी विशेषताएं हैं। कैसे? अखबार आप पढ़ रहे हो, कोई समाचार, बीच में किसी ने आवाज लगा दी, आप वहां जा सकते हो और वही अखबार उसी लाइन से वापस पढ़ना शुरू कर सकते हो। आपके मन में कोई विचार आया खबर पढ़ते समय, आप वहां रुक करके उसके बारे में सोच सकते हो, समय आपके पास। तीसरी बात है, अगर आप समाचार पढ़ रहे हो अखबार में
कोई शब्द ऐसा आ गया जो आपके समझ में नहीं आया तो आप पड़ोसी से पूछ सकते हो, डिक्शनरी लाकर उसका अर्थ देख सकते हो। इतना आपके पास अवसर होता है, अखबार में समाचार पढ़ते समय अवसर मिलता है आपको। यह अवसर टेलीविजन में नहीं मिलता। आप रेडियो में समाचार सुन रहे हो, टेलीविजन में सुन रहे हो, तो आप बीच में कहीं जा नहीं सकते, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तब तक वो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। बोलो, अब आप कह रहे थे टेलीविजन बढ़िया होता है, कैसे बढ़िया होता है? समझ में आई कि नहीं आई बातें? अरे अखबार के समाचार, टेलीविजन के समाचार, रेडियो के समाचार, इनमें से किसी एक को श्रेष्ठ मानना और दूसरे को कम मानना ये गलत हो जाएगा। यही बोला है मैंने अभी तक। क्या बोला है मैंने? कि अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट संचार हेतु इनमें से किसी एक को श्रेष्ठ मान बताना और दूसरे माध्यम को कमतर आंकना यह गलत होगा। सबकी अपनी अपनी खामियां हैं और अपनी अपनी खूबियां हैं। खूबी हो है विशेषता, उर्दू भाषा का शब्द है ये। तो विशेषता भी आ सकता है कि रेडियो की विशेषता लिखिए, रेडियो समाचार की, या वो लिख देगा खूबियां लिखिए, तो खूबियां विशेषता को बोलते हैं। एक होता है खामियां, वो है ना कि समाचार पत्र की खामियां लिखिए, खामियां होता है कमियां। अगर ये शब्द नहीं समझ में आए तो फिर उल्टा उत्तर हो जाएगा आपका। खामियों में आप विशेषताएं लिखे आओगे, खामियां कमियां होता है। सीमाएं भी बोलते हैं, सीमा भी आ सकता है कि अखबार की सीमाएं लिखिए, तो सीमा मतलब जहां वो अपना काम करना बंद कर दे, जहां उसके आगे चले नहीं, वो उसकी सीमा है, यानी उसकी कमियां है। ठीक है, तो कमियां कह दो, खामियां कह दो या सीमाएं कह दो, एक ही बात है। समझ आ रही मैं जितना बोल रहा हूं? अब आपको सर आपने इससे तो आपको ने अखबार की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी, तो अखबार की कर दी तो टेलीविजन की कर देता हूं। चलो टेलीविजन को श्रेष्ठ बता देता हूं। कैसे? टेलीविजन में जहां समाचार सुनने को मिलते हैं वो पढ़ने को भी मिल जाते हैं, यानी पढ़ने वाले सुनने वाले आ जाएंगे, साथ में देख भी सकते हैं। तो जो चीज आंखों से देख लेते हैं तो उससे खबर क्या है? विश्वसनीय बन जाती है। खबर क्या है? विश्वसनीय। अरे कई बार सुना हुआ तो गलत हो सकता है, जो देख लेंगे वो गलत थोड़ी होगा। अगर कोई कहे कि इस क्लास का पंखा वो खोल कर ले गया, अब हमें क्या पता ले गया कि नहीं ले गया, वो ही ले गया, कोई और ले गया। झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, लेकिन हमने आंखों से खोलते हुए सुरेश को देख लिया, अब गलत थोड़ी हो जाएगा, अब तो पक्का ही खोल रहा है सुरेश है। समझ आई बात है? तो फिर ये टेलीविजन माध्यम की विशेषता हो गई कि उसमें हम देख भी सकते हैं, और देखने से खबर का क्या है? हाँ, विश्वास बढ़ जाता है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है खबर की। तो ये उसकी विशेषता हो गई। और फिर अलग प्रश्न बनाऊंगा मैं, पेपर में आएगा अलग से। अखबार माध्यम की कमियां लिखिए या विशेषता लिखिए, रेडियो समाचार की विशेषता लिखिए या कमियां लिखिए, टेलीविजन समाचार की विशेषता लिखिए या कमियां लिखिए, ऐसे अलग से भी प्रश्न आएगा। तो उसको थोड़ा और बड़ा करेंगे। अभी तो मैंने एक उदाहरण से बताया है, और जितना बताया वो आपके समझ में आ रहा है, तो आप सुनते रहो, समझ में आ जाएगा, बाद में लिखवा भी दूंगा। ठीक, ये मैंने अभी बता दिया कि सभी की अपनी अपनी खामियां और खूबियां हैं। दूसरी बात और सुनो, दूसरी बात है कि इन माध्यमों से समाचार सुनने या देखने वाले लोगों की भी अपनी अपनी रुचियां हैं, अपनी अपनी जरूरतें हैं और अपनी अपनी पहुंच है। अब इस लाइन को भी सुन लो, क्योंकि जब तक हम लाइनों को, शब्दों को दिमाग में नहीं बिठाएंगे ना, तब तक वो लाइनें लंबे समय तक, मार्च में बोर्ड वाली परीक्षा तक याद नहीं रहेगी। तो वो लाइनें समझ लो, उसका अर्थ क्या है, भाव क्या है, और शब्द जो आ रहे हैं उन शब्दों से कहना क्या चाहता है, वो बात दिमाग में क्लियर हो जाएगी कहानी टाइप में, तो हम मार्च में भूलेंगे नहीं। ये क्या कह रहा है कि जिस प्रकार प्रत्येक माध्यम की खुद की अपनी विशेषता है, खुद की अपनी कमियां हैं, वैसे ही उनके जो पाठक हैं, उनके जो श्रोता है, उनके जो दर्शक हैं, उनकी भी अपनी रुचियां हैं, अपनी दिलचस्पियां हैं, अपनी उनकी योग्यताएं हैं और अपनी उनकी पहुंच है। अब पहुंच का मतलब क्या है ये समझो, अपनी एक पहुंच है, उसका मतलब समझो। कोई गरीब आदमी है, दिन भर मेहनत करता है, 100, 200, 400 रुपए कमा के लाता है, तो उससे उसका घर का खर्चा ही नहीं चलता। कहां से वो लैपटॉप ले आएगा, कहां से वो एलईडी ले आएगा? समझ में आ रही बात है? नहीं ला सकता ना, तो वो उसकी पहुंच से बाहर है। ये है पहुंच का मतलब। समझ आई बात है? तो ये कह रहा है कि दूसरी बात यह है कि इन माध्यमों से समाचार सुनने यानी रेडियो, देखने यानी टेलीविजन, और उनको पढ़ने यानी पाठक। तो पाठक तो किसके हो गए? समाचार पत्र के। और श्रोता किसके हो गए? रेडियो के। और दर्शक किसके हो गए? टेलीविजन के। तो जो पाठक है, दर्शक है और
श्रोता है, उनकी अपनी क्या है, रुचियां हैं, अपनी जरूरतें हैं और अपनी अपनी पहुंच है। कोई गरीब है तो नहीं खरीद सकता लैपटॉप वगैरह को, तो वो कहां से इंटरनेट का आनंद लेगा? तो वो तो क्या करेगा, 100, 150, 200 का रेडियो ले आएगा, छोटा सा समाचार उसे सुन लेगा। अगर उसकी रुचि है कि मुझे कमेंट्री सुननी है क्रिकेट की, तो वो सुन लेगा। मैंने देखा है खेतों में जो काम करते हैं ना, वो पहले ऊंट से काम करते थे, तो ऊंट के ऊपर ही वो रेडियो बांध देते थे ऑन करके, तो रेडियो में गाने बजते रहते थे और उनको थकान नहीं होती थी, गीत गाते गाते और खेती का काम करते थे। अब वो लैपटॉप वो कहां पर रखेगा, टेलीविजन कहां पर ले जाके रखेगा? समझाई बात है? तो अपनी अपनी जरूरतें होती है, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है और अपनी अपनी पहुंच होती है। तो हम किसी एक माध्यम को श्रेष्ठ नहीं कह सकते, दूसरे को कमतर नहीं आंक सकते। सही मायनों में तो संचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। सभी अपना अपना रोल अदा करते हैं तो संचार सुदृढ़ हो जाता है। तो किसी एक को कम मत आंको, सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, तभी संचार प्रक्रिया सुदृढ़ हो जाती है। ठीक है, इस लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। सही मायनों में तो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। एक दूसरे का स्थान लेते हुए या एक दूसरे की सहायक बनते हुए वो भूमिका निभाते हैं जनसंचार की। ठीक है, तभी जनसंचार सुचारू हो जाता है। इन सभी माध्यमों के लिए समाचार लिखने की शैली भी भिन्न भिन्न होती है। रेडियो में जो समाचार लिखे जाते हैं उनकी अलग शैली होती है, टेलीविजन के लिए समाचार लिखे जाएंगे अलग शैली होगी। इन पर भी चर्चा करूंगा, अलग प्रश्न बनाऊंगा, थोड़ा विस्तार में बताऊंगा कि रेडियो के लिए समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं या समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ये इसी प्रकार टेलीविजन के तो कह रहे हैं इन सभी माध्यमों के लिए समाचार लिखने की शैली भी भिन्न भिन्न होती है तथा प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं और अपनी खामियां हैं। इस अध्याय में इन्हीं सब माध्यमों के लिए समाचार लिखने की शैलियों पर प्रकाश डालेंगे इस अध्याय में। तो जितने भी आज प्रश्न हो सके 2 या 3 4 उतने आज करेंगे, शेष कल करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है, प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम को आप मुद्रित माध्यम भी कह सकते हो। प्रिंट, मुद्रित माध्यम, इनके अंतर्गत आते हैं समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं वगैरह। ठीक है, तो प्रश्न ये है, प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम अर्थात अखबार आदि, इसमें समाचार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो इसके उत्तर में देखो, छापे खाने के आविष्कार से दुनिया की तस्वीर ही बदल गई। छापा खाने का आविष्कार यूरोप में हुआ था, है ना? अब उसके बाद दुनिया की तस्वीर कैसे बदल गई? क्योंकि विदेशों के जो विचारक थे, महान विद्वान थे, उनके विचार प्रिंट होकर किताब रूप में दूसरे स्थान पर पहुंचे, दूसरे देश में पहुंचे। तो वहां के लोगों ने भी उनके विचारों को देखा, अपना विकास किया, अपने बौद्धिक विकास किया, अपनी जीवन शैली को सुधारा। तो फिर ये एक तरह से क्रांति का स्वरूप हो गया। तो पुनर्जागरण काल इसको बोलते हैं। छापे खाने के आविष्कार से शुरू हो गया था ये। ठीक है ना, क्योंकि पहले दुनिया अलग अलग थी, संपर्क साधना मुश्किल हो गया था। और अब आजकल तो इतना संपर्क हो गया है कि पूरा विश्व ही जैसे गांव बन गया। आज तो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो 1 मिनट में हमें पता चल जाता है, इतना तो जल्दी गांव में ही पता नहीं चलता। तो विश्व ग्राम बन चुका है तकनीक के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से। विश्व को किसका रूप धारण करा दिया? ग्राम का, एक गांव बन गया विश्व। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कह रहा है कि छापे खाने के आविष्कार से दुनिया की तस्वीर ही बदल गई। अखबार आदि में समाचार लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, तो यहाँ 1 2 3 नंबर नहीं डालने आपको, क्योंकि नंबरिंग तो वही करनी है जो पेपर में छपी हुई है। जैसे 7वां प्रश्न है तो 7, 6ठा प्रश्न है तो 6, यही। कई बार क्या है, 7वां जो प्रश्न होता है उसमें 1 2 3 4 प्रश्न और भी आते हैं, तो उनके नंबर ऐसे होते हैं, ऐसे। तो आप लोग उसको भी युग लिख देते हो, ये नहीं लिखना, ये तो दूसरे प्रश्न का क्रमांक है। बोर्ड में छोटी छोटी बातें बहुत महत्व की होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखा करें, जो नंबरिंग पेपर में है वही आपको लिखनी होती है, अपनी मर्जी से मत किया करो नंबरिंग। ठीक है, तो अब यहां आप नंबरिंग मत करना, जो भी बातें हैं वो सीधी कथा रूप में लिखवा दूंगा तो आधा सा याद रहेगा। पॉइंट से बना दूंगा तो फिर आपको याद हो जाएगा, यार इसके तो 12-13 पॉइंट थे, मैं तो 5 ही लिख पाया हूं, और भी है। फिर थोड़े याद करोगे तो 2-4 और याद आएंगे ना। तो पॉइंट से बनाता हूं, तो आप ऐसा किया करो, ये जो लाइनें होती है ना कॉपी में, तो इसमें आप यहां
यूं कर दिया करो, तीर का निशान, और यहाँ लिख दिया करो जो भी एक बात है वो एक बात यहाँ पूरी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। अगली बात लिखोगे तो फिर अगली लाइन में लिखना, ठीक है, यूं कर करके, तो वो पॉइंट से बन जाएंगे। पॉइंट ऐसे नंबरिंग लगाना मत भले ही, ठीक है। तो पहला इसमें है मुद्रित माध्यम एक तरह से लिखित भाषा का विस्तार ही है। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, यानी अखबार में जो छपता है वो एक तरह से क्या है, लिखित भाषा का विस्तार ही तो है। क्योंकि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। समझाई बात? मौखिक भाषा में हमें वर्ब क्रिया आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी से बोल सकते हैं। लेकिन लिखित जो भाषा होती है वो शुद्धता की मांग करती है। क्या? शुद्धता की मांग करती है। तो अखबार में तो केवल लिखा ही लिखा जाएगा ना, शब्दों का ही तो खेल है अखबार में, और रेडियो में ध्वनि का खेल है, और टेलीविजन में दृश्य का खेल है। समझ बात है? तो ये जो अखबार है वो लिखित भाषा का ही विस्तार है, ठीक है। और लिखित भाषा क्या है, अनुशासन की मांग करती है। समाचार आदि लिखते समय भाषा, व्याकरण, वर्तनी, वर्तनी होता है मात्राएं, छोटी बड़ी मात्राएं, वर्तनी एवं शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। ये पहला पॉइंट था। दोबारा सुन लो, जो अखबार में हम समाचार लिखते हैं ना, तो पहले तो ये याद रखो कि अखबार में जो लिखते हैं वो एक तरह से लिखित भाषा का ही विस्तार है। तो हमें व्याकरणीय नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, वर्तनी मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा, शब्दों का सही इस्तेमाल, कौन सा शब्द कहां सही बैठ रहा है। इसके लिए यहां एक शब्द आया था उपयुक्त, तो उपयुक्त शब्द का चयन करना पड़ेगा। उपयुक्त शब्द एक होता है उपरयुक्त, ये मत लिख देना, ये छोटी छोटी कमियां आपके नंबर कटवा देगी बोर्ड में। उपयुक्त होता है ऊपर लिखा हुआ, जैसे अपने बोलते हैं ना उपयुक्त विषय में नम्र निवेदन है कि, वहां आता है ये है उपयुक्त, इसका मतलब होता है ठीक। तो सटीक शब्दों का चयन करना पड़ता है। ये पहली बात थी। समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब दूसरी बात है, समाचार पत्र चूंकि जन जन तक पहुंचते हैं, अतः एक प्रचलित भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग समझ सकें। मतलब जो जिस क्षेत्र में अखबार छपता है, जिस भाषा में छपता है, तो उस क्षेत्र में वहां के जो शब्द हैं वही छपे जाने चाहिए, छापे जाने चाहिए अखबार में। क्यों? क्योंकि आप हार्ड शब्द लाओगे या किसी दूसरी भाषा का शब्द लाओगे तो वो आम जो पाठक है वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए जो जल्दी से समझ में आ जाए। क्योंकि हमें अखबार में सूचनाएं, समाचार ये देखने होते हैं, साहित्यकार नहीं बनना होता हमको। समझाई क्या बात है? साहित्यकार बनना होता है तो छंद अलंकार के लिए हम बड़े बड़े साहित्यकारों के साहित्य पढ़ लेंगे, लेकिन अखबार में तो हमें सूचनाएं देनी होती है। तो लोग ज्यादा पेचीदों में नहीं फंसना चाहते, और अखबार वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे अखबार जन जन तक पहुंचते हैं, इसलिए जन भाषा का ही प्रयोग करें ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझ जाए। ठीक। और देखो तीसरा पॉइंट, मुद्रित माध्यम के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अखबार में जो संवाददाता समाचार लेकर के, संपादक जो समाचार छपने योग्य बनाता है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे जो पाठक हैं वो गरीब भी हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है, और ठेकेदार में काम करने वाला ठेकेदार भी हो सकता है, या कोई मजदूर भी हो सकता है। तो फिर मजदूर जो होगा और एक कॉलेज का प्रोफेसर होगा, उनकी शब्द सीमा में तो बहुत फर्क आएगा ना। तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम लाक्षणिक भाषा का, अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, सरल शब्दावली वाली भाषा का प्रयोग करो, क्योंकि तुम्हारे पाठक मजदूर भी हैं, मजदूर भी अखबार पढ़ता है, समाचार सुनता है। ठीक है, एक ये पॉइंट पढ़ते याद होने वाले हैं, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये कैसे याद रहेगा? पाठकों की रुचियों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे? मान लो मेरी खेल में रुचि है और मैं पूरा खेल का विवरण चाहता हूं, लेकिन राजस्थान पत्रिका में मान लो डिटेल नहीं है, तो मैं वो अखबार बंद करवा दूंगा और भास्कर बनवा लूंगा मेरे घर पर, भास्कर खरीदना शुरू कर दूंगा कि यार इसमें खेल की समाचार बढ़िया आती है। और किसी की खेल में रुचि नहीं है, किसी की व्यापार में है, तो इस अखबार में व्यापार की बढ़िया पूरी खबरें नहीं है, तो वो अखबार बंद करा देगा, दूसरा ले लेगा। तो पाठकों की रुचियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। समझ आई बात है? कई कई मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि यार ये राजस्थान वो नहीं चाहिए मेरे को, क्यों? कि उस अखबार में वर्ग पहेली नहीं आती, इसमें वर्ग पहेली आती है। लो एक वर्ग पहेली के कारण उसने अखबार बंद करवा दिया। तो यहां आपको याद रह जाएगी ये लाइन है
कि समाचार पत्र में समाचार लिखते समय पाठकों की जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब अगला देखो, मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा डेडलाइन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये लाइन आपके मार्च में याद नहीं रहेगी, महीने बर्बाद। क्यों नहीं याद रहेगी? क्योंकि आप डेडलाइन नहीं समझे, तो ये लाइन याद नहीं रहेगी। अब मैं बोल के बताऊंगा डेडलाइन क्या है, फिर ये लाइन याद रह जाएगी और आपका उत्तर बड़ा हो जाएगा। तो देखो ये क्या कह रहा है कि समाचार पत्र में जो समाचार लिखते हैं उनको समय सीमा यानी डेडलाइन का ध्यान रखना पड़ता है। अब डेडलाइन छोटी सी बात है कि जो समाचार जिस तारीख को जिस समय छपना है उसी समय वो छापा जाना चाहिए। वो दिन निकलने के बाद वो समाचार छपने योग्य नहीं रहता, उस तय सीमा को ही डेडलाइन कहते हैं। एक लोकल उदाहरण से बता रहा हूं। देखो जैसे अपने कोई बुजुर्ग मर जाते हैं तो उनकी अपने वो तिये की बैठक वगैरह लिखते हैं। कई बार अखबार में देखा क्या आपने कि उनकी तिये की बैठक है इतनी तारीख को, है ना। अब मान लो वो 17 तारीख को तिये की बैठक होनी है और वो खबर अखबार में आ रही है 20 तारीख को, तो वो तिये की बैठक तो हो गई। अब किनको बुलाओगे? नहीं जान में क्या? तो जो भी समाचार सूचना जिस तय सीमा को छपनी होती है उसी तय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। तो अखबार वालों को समाचार लिखते समय डेडलाइन का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये लाइन आपकी याद आ जाएगी। अब कोई 5 दिन पहले कोई यहाँ कोई घटना हुई थी, वो परसों थोड़ी छापेगा, तब तक तो लोगों के पास पहुंच जाएगी नेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। नहीं समझे क्या? फिर उसके अखबार की क्या है अहमियत नहीं रहती, उसका अपना अस्तित्व खतरे में हो जाता है। तो एक तय सीमा होती है खबर छपने की, उसको बोलते हैं डेडलाइन। तो अखबार के लिए जो समाचार लिख रहा है उसको डेडलाइन का ध्यान रखना पड़ता है। अगला बिंदु और देखो, मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह यानी स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। चूंकि पत्रिकाओं में असीमित जगह नहीं होती, जैसे संपादक ने अगर किसी रिपोर्ट या फीचर के लिए 250 शब्दों में लिखने को कहा है तो लगभग उतने ही शब्दों में उसे पूरा किया जाना चाहिए। यूं नहीं कि आप 250 शब्दों में कहे तो आप 1000 शब्दों में लिख दोगे, इतनी जगह नहीं होती। अखबार में पर्याप्त जगह होती नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा जगह नहीं होती, ठीक है ना। तो एक तय सीमा में ही शब्दों को लिखना जाना चाहिए। अगला और देख लो, छपने से पहले प्रूफ रीडिंग की जानी चाहिए, वरना प्रकाशन में अशुद्धियां चिपकी रह जाती है। अब ये प्रूफ रीडिंग समझाऊंगा तो ये लाइन याद रह जाएगी। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? देखो, जब कभी मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूं, मैंने 12वीं के नोट्स निकाले थे 2-3 साल तक, उनका नाम था सारांश, ठीक है। किताब से निकाली थी, पतली सी बुकलेट सी, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड में आते हैं उन्हीं को चुन करके मैंने प्रिंट करवाया था। तो मैंने पहले तो वो छांटे, फिर उनको सरल बनाया, फिर मैंने उनको कॉपी पर लिखा और फिर मैं प्रिंटिंग प्रेस वाले एक दोस्त के पास वहां देख रहा आया। उसने 1-2 दिन में छापे। वो पहले बोले यार आप है ना टाइम लग रहा है, आप पास बैठ जाओ, आपकी लिखाई मेरे समझ में नहीं आ रही, तो आप बोलते रहना, मैं छापता रहूंगा। तो मैंने 1-2 घंटा में बोलता रहा, फिर मेरा भी टाइम हो गया था, मैं मुझे आना था वापस। फिर वो इतने में वो ही समझ गया था कि गुरुजी रे ऐसे लिखते हैं, भय ऐसे लिखते हैं, उसके पहचान में आ गया। तो उसने कहा अब मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या लिखा है। फिर वो मेरी जो कॉपी है वो आगे रख ली यूं लगा करके, और उसकी स्पीड बहुत होती है उनकी, यूं टक टक टक, देखते नहीं उसकी तरफ, यूं बस। तो उन्होंने 2 दिन में छाप के छोड़ दी वो पूरी। फिर उन्होंने वो किताब, वो जो उसकी फोटोकॉपी निकाल कर पेज और आलपिन लगाकर मेरे पास भेज दिए, बस में रख दिए। मैंने आगे वो ले लिए, लेकर के मैंने वो तो काले स्याही से प्रिंट होते हैं ना, मैंने लाल पेन से उसके ऊपर लिखा कि यार ये तो मात्रा गलत है, तो मैंने उसकी सही कर दी। फिर यहाँ कोई शब्द छुटा हुआ था, मैंने कॉपी में देख लिया कि यहाँ कुछ लाइन छुटी थी, वो वाक्य का सही भाव नहीं निकल रहा था, तो छुटी हुई लाइन मैंने देख ली, तो वो मैंने लाल पेन से वहां लिख दी। फिर कोई बोल्ड करना होता था, मैं उसको अंडरलाइन करके आगे लिख देता बोल्ड, तो वो समझ गया कि इसको बोल्ड करना है इस अक्षर को। फिर मैं यू तीर का निशान कर देता कि यहाँ पैराग्राफ बदलना है, तो फिर वो वहां से वो पैराग्राफ वो मैंने तय करके सारी वापस भेज दी। अब उसने उसी प्रारूप में और पेज निकाल दिए। तो वो जो मेरे पास भेजा था मैंने उसको दोबारा रीडिंग लगाई थी, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। और प्रूफ रीडिंग निकालनी बहुत जरूरी है। कैसे? अगर आप प्रूफ रीडिंग नहीं करोगे, उसको दे दिया तो उसके जो छप गया वो छप गया, और एक बार किताबों में छप गया तो छप गया, वो स्थायी और होता है। प्रूफ रीडिंग करने के बाद में वो सारा कुछ मात्राओं की जो गलतियां वो निकाल लेता है और वो सही छप जाती है। अगर प्रूफ रीडिंग नहीं की जाएगी तो वो अशुद्धियां छप जाती है, चिपक जाती है, स्थायी हो जाती है, फिर वो किताबें पड़ी रहती है। अब छप गया तो छप गई किताबें। तो प्रूफ रीडिंग जरूरी होती है कि नहीं होती?
अब ये लाइन आपकी याद रह जाएगी। कब? जब पेपर में प्रश्न आएगा कि अखबार के लिए समाचार लिखने हो तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो आप आराम से 5-6 लाइनें लिख दोगे और 3 नंबर के लिए इतना ही कुछ लिखना होता है, तो आपका बढ़िया सा प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रश्न तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न है प्रिंट माध्यम की खूबियां व विशेषताएं, ये लिखो। तो इसके लिए देखो, अब अपने सिर्फ खूबियां लिखेंगे। अभी तक मैंने क्या बोला था, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं अखबार के लिए समाचार लिखना हो तो। मान लो हम संवाददाता हैं, अखबार से जुड़े हुए हैं और कोई नौकरी मिली नहीं, अखबार ज्वाइन कर लिया है ना, तो हमें समाचार लेने के लिए भेजेगा ना, वो कोई घटना कोई होती है, तो हम समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, वो था प्रश्न। और अब ये है कि जो प्रिंट मीडिया जो है अखबार आदि, उनकी विशेषताएं क्या है, तो उनकी विशेषताएं नंबर 1 में बता रहा हूं, नंबर बाद में डालूंगा, पहले थोड़ा पृष्ठभूमि देखो। प्रस्तावना कि प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। अब आप सोच रहे हो कि आधुनिक भी बोल दिया, पुराना भी बोल रहे हो। आधुनिक माध्यम जो पुनर्जागरण के बाद का काल है, नव जागरण काल जिसको बोलते हैं, है ना, तो उसमें सबसे पुराना तो अखबार ही है ना। बाद में रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, है ना, मोबाइल आ गया, तो इनमें आधुनिक में पुराना तो अखबार ही है ना। तो ये कह रहा है कि प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम में जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। छापेखाने ने दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। यूरोप के पुनर्जागरण में छापेखाने की भूमिका निर्विवाद है, कोई विवाद नहीं है कि नई दुनिया का आगाज हो गया था। छापेखाने के कारण दुनिया सिमट कर पास आ गई थी। भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था। मुद्रित माध्यम के तहत अखबार, पत्र पत्रिका, पुस्तकें आ जाती है। अब इसमें जो विशेषताएं हैं उनको नंबर 1, नंबर तो नहीं डालेंगे, यूं लिखते जाएंगे, यूं करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला है मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। छपे हुए शब्दों में क्या होता है? स्थायित्व। जो छप गया वो छप गया। इसका लाभ क्या मिलेगा बताओ, आप बताओ। स्थायित्व होता है, इसका लाभ क्या है? कोई भी एक बता सकता है, बैठे बैठे बता दो। अरे लाभ ये है कि अगर परसों अखबार में कोई किसी भर्ती के लिए कोई छपा था, कोई सूचना छपी थी, और अपने किसी दोस्त को बताए कि आप परसों आई थी अखबार में, कि मुझे दिखा, तो अपने परसों वाला अखबार ले आएंगे निकाल करके। नहीं समझे क्या? तो वो स्थायी हो गया कि नहीं हो गया? 2 साल पुरानी पत्रिका ला करके बता नहीं देंगे 2 साल पहले ये खबर छपी थी, तो ये लाभ हो गया कि नहीं हो गया? पुरानी छपी पड़ी है, स्थायी, तो स्थायित्व होता है। तो ये विशेषता है कि नहीं है? विशेषता है ना। अच्छा, दूसरा देखो, मुद्रित माध्यम अखबार आदि में आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। ये विशेषता टेलीविजन में नहीं है, रेडियो में नहीं है क्या? रेडियो में और अखबार में ये विशेषता है ना, हम धीरे पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, सोचते हुए पढ़ सकते हैं कि मोदी जी ने ये क्या कहा है, इसका क्या फर्क पड़ सकता है विदेश नीति पर, इस तरह से सोच सोच कर पढ़ सकते हैं ना। तो ये लाभ है कि नहीं है अखबार का? विशेषता ही बता रहे हैं। अगला देखो, पढ़ते समय उस पर चिंतन मनन भी कर सकते हैं, उसमें गंभीर व गूढ़ बातें भी लिखी जा सकती है। अखबार में गंभीर बातें लिखी जा सकती है, क्यों? क्योंकि वहां थोड़ा और डिक्शनरी देखने को अवकाश रहता है। अगला देखो, मुद्रित माध्यम के समाचार या बार बार पढ़ सकते हैं, ये और खास बात है। अखबार में छपी घटना या कोई भी समाचार हम बार बार पढ़ सकते हैं। जैसे कोई अखबार में फीचर छप गया, उसमें बहुत ही ज्ञान की बात है, आदि समझ में आई है, तो दोबारा पढ़ लेंगे। रेडियो को कह सकते हो क्या, जैसे 7 बजे समाचार आते हैं रेडियो में, और 7 बज कर आप 3 मिनट पर आए क्योंकि पानी पूनी पी रहे थे उधर, या कोई काम करे थे, या कोई दोस्त आ गया उससे बात करे थे, या दरवाजा खोलने गए थे, वापस आओगे तो रेडियो को कह दोगे क्या कि भाई साहब दोबारा करना, थोड़ा बैक करना। वो तो समाचार बुलेटिन आएंगे ना, तब तक वो बोलेगा इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुए अब लेकिन अखबार तो नहीं कह सकता ना, वहां तो आप दरवाजा खोल कर भी आकर आप पढ़ सकते हो ना। ये तो बार बार पढ़ सकते हैं, और समझ में न आए तो उसे तब तक पढ़ते ही रहते हैं। और रेडियो में ऐसी सुविधा नहीं है। अगली विशेषता, मुद्रित माध्यम अखबार, इसके पढ़ने की शुरुआत आप कहीं से कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे आप खेल समाचार पहले देखना चाहते हो
तो आप खेल प्रश्न निकाल लो। आपको कौन कहता है कि पहले पैसे ही पढ़ो, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं ना। आपके पास 2 मिनट का समय है, बस आने वाली है, आप सोच रहे आगे देख तो ले, कल भारत का ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, कौन जीता है ना, कितनी पारी से जीता, कौन हारा, तो आप जल्दी से वो खेल वाला पेज पलट के देख लोगे कि उसने इतने रन बनाए, वो जीत गया। समझ आए कि नहीं आई बात है। तो आप प्रिंट माध्यम में अखबार को कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। आप रेडियो में समाचार चल रहे हैं, आपकी बस का टाइम हो गया, आप रेडियो को नहीं कह सकते कि भाई साहब मुझे ना ये तो बाद में देखूंगा, मैं मोबाइल में देख लूंगा, तो मुझे तो केवल इतना बता दो मैच कौन जीता। तो वो तो अपने क्रम से बताएगा ना रेडियो, आपकी जल्दी से थोड़ी बताएगा। तो ये उस रेडियो बेकार है, फिर तो अखबार के आगे फेल है। तो हर एक माध्यम की अपनी विशेषताएं होती है और अपनी कमियां होती है। अब अखबार की कमी क्या है कि ये चित्र नहीं दिखा सकता, चित्र तो दिखा देगा चलो, लेकिन ये क्या नहीं दिखा सकता, चल चित्र चलते हुए, है ना, घटनाएं नहीं दिखा सकता। तो ये इसकी कमियां है। तो एक इसमें आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। और रेडियो में टेलीविजन में बाध्यता है, आपको उसी क्रम में सुनने पड़ेंगे जिस क्रम में वो सुनाना शुरू कर चुका है। समझ आई कि नहीं आई? वो समाचार सुनाना शुरू कर चुका है, उसी क्रम में सुनना पड़ेगा ना। आप उसको नहीं कह सकते ना कि पहले समाचार वो खेल वाले सुना दे। तो ये अगला और देखो, आप शुरुआत किसी भी खबर से कर सकते हैं, इसकी भी कोई बाध्यता नहीं है। और समय की भी आप यूं नहीं है कि 7 बजे आप अखबार पढ़ना शुरू करो, नहीं 7:30 कर दो। आप करें नहीं, अखबार तो आ गया, तो कोई आपके लाठी थोड़ी मार रहा है, आप स्नान करके पढ़ लेना, पढ़ा है अखबार कुर्सी पर नहीं समझेगा। तो आप कभी भी और किसी भी जगह से शुरुआत कर सकते। 2 चीज है, एक तो कभी भी पढ़ सकते, ये तो टाइम के संबंध में, टाइम कभी भी पढ़ सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि यार अब तो मुझे खेत में जाना है और अखबार, तो आप अखबार साथ में ले जा सकते हो, वहां पढ़ लोगे। आपको नहीं आकर पढ़ेंगे तो शाम को आकर पढ़ सकते हो। तो कभी भी पढ़ सकते हैं और किसी भी स्थान से। 2 है, कभी भी, ये तो है टाइम के लिए, और किसी भी जगह से। समझे? ये 2 खासियत होती है प्रिंट माध्यम की। किसकी? प्रिंट माध्यम मतलब मुद्रित माध्यम। प्रिंट हुआ छपनो, मुद्रित हुआ छपनो, तो प्रिंट माध्यम। और प्रिंट माध्यम में क्या क्या आ जाती है? अखबार और पत्र पत्रिकाएं। क्या क्या आ जाती है? तो ये प्रिंट माध्यम की विशेषताएं थी। अब मैं बता रहा हूं कि प्रिंट माध्यम की कमियां भी कोई है क्या। तो प्रश्न आता है कि प्रिंट माध्यम की कमजोरियां या सीमाएं लिखिए या खामियां लिखिए। इन शब्दों पर गौर करना, कमियां और खामियां, ठीक है। तो सीमा पूछ सकता है, खामियां पूछ सकता है और कमियां पूछ सकता है। 3 शब्द हैं ये। प्रिंट माध्यम की जितनी विशेषताएं यानी खूबियां हैं, उतनी ही कमियां यानी सीमाएं भी है। तो पहला है, मुद्रित माध्यम के समाचार आदि वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो साक्षर है। अनपढ़ के कोई काम का नहीं है। अनपढ़ के कोई काम का है क्या? टीवी के समाचार तो अनपढ़ व्यक्ति भी जान लेगा, जिसने कभी कलम नहीं पकड़ी, क्या कबूतर नहीं सीखा, और टीवी में समाचार चलते, रेडियो में समाचार सुनते, वो जानकर ले सकता है कि मोदी जी ने आज किसका उद्घाटन किया। समझाई कि नहीं आई बात है? तो ये उसकी तो विशेषता बन गई और अखबार के लिए कमियां बन गई। और देखो दूसरा, मुद्रित माध्यम के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान को ध्यान में रखकर ही लिखना पड़ता है, अर्थात पाठकों के शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का ध्यान रखना पड़ता है। ये भी एक सीमा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भाषा में उच्च कोटि की शब्दावली में, लाक्षणिक शब्दावली में लिखता चला जाएगा, तो जो मजदूर है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो अखबार पढ़ करके समाचार सुन ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। तो सरल भाषा में छापने पड़ेंगे उसको। समझ आई बात है? तो ये भी उसकी एक सीमा है कि हर कोई नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। दूसरा देखो, मुद्रित माध्यम के लिए समाचार लिखने वालों को पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये बता दिया, ये सीमा भी है उसकी। देखो विशेषता होती है, वो सीमाएं भी बन जाती है अगर वो नहीं होती तो। क्यों? क्योंकि अगर उसने ये नहीं ध्यान रखा कि तेरे अखबार मजदूर भी पढ़ते हैं, तो वो तो उच्च कोटि के शब्द लिखेगा, जो कॉलेज के प्रोफेसर को तो समझ में आ जाएगा, आलेख फीचर रिपोर्ट सारे समझ में आ जाएंगे, लेकिन गरीब के तो समझ में नहीं आएंगे ना। गरीब का मतलब पढ़ाई में गरीब, तो उसके तो समझ में नहीं आएंगे ना। तो ये उसकी एक सीमा है। अगला देखो, मुद्रित माध्यमों की भी एक और सीमा ये है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते उनकी तरह। ये तो एक बार छपता है भैया दिन में, और रेडियो में तो, टीवी में तो समाचार चलते रहते हैं। मान लो
12 बजे समाचार बुलेटिन आया और 12:20 पर कोई घटना हो गई तो 1 बजे वाले समाचार में सुना देंगे वो तो। लेकिन अखबार में ये सीमा है, क्योंकि अखबार सिर्फ एक बार छपता है 24 घंटे में। अगर अखबार छप रहा है रात को 10 बजे, उसके बाद का कार्यक्रम क्या होता है, अखबार के पुलिंदे बांध बांध करके अलग अलग, ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये बीकानेर, नहीं समझे क्या, अलग अलग स्थानों में वो जाते हैं। तो फिर वो जीपों में वगैरह रातों रात सप्लाई होते हैं। सुबह 6 बजे उठते ही सबके घर में पहुंच जाता है। समझ आई बात है। तो अगर अखबार छपे हैं रात को 10 बजे और 10:30 बजे कोई ट्रेन हादसा हो गया तो वो अखबार में अगले दिन पढ़ सकते हो। 26 तारीख की खबर 27 को पढ़ोगे, तब तक तो लोगों को पता ही लग जाएगा। तो ये एक सीमा है नहीं। हाँ, अगला है मुद्रित माध्यम में डेडलाइन का भी ध्यान रखा जाता है। ये तो बता दिया मैंने, ये इसकी सीमा भी है ना। तो अर्थात अखबार या पत्रिका में किसी समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए एक निश्चित समय तय होता है, उसी को डेडलाइन कहते हैं। वह समय सीमा समाप्त होने के बाद में उस खबर का प्रकाशन नहीं किया जा सकता। तो डेडलाइन का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, ये उसके लिए सीमा है। अगला है मुद्रित माध्यमों में लेखकों को जगह यानी स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बता दिया, रिपोर्ट या फीचर के लिए संपादक ने 250 शब्द दिए हैं तो 250 में लिख पाओगे आप। 250 के 250 के 260 हो सकते हैं, 240 हो सकते हैं, आप उसके 700 नहीं कर सकते। तो ये भी एक सीमा है। अब देखो अगला, प्रिंट माध्यम में भाषा व उसकी अशुद्धियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। भाषा की शुद्धता एक चुनौती है, समझ गए। वर्तनी का ध्यान रखना पड़ता है किसमें, प्रिंट माध्यम में। प्रिंट माध्यम में वर्तनी का ध्यान रखना पड़ता है। वर्तनी क्या होता है, मात्राएं। एक बार एक वो प्रिंटिंग प्रेस वाला था और यूं आ रहा था गली में, आंखें इतनी बड़ी बड़ी सूजी हुई, दांत टूटा हुआ, यहां से खून निकला, बाल फटे हुए, कपड़े फटे हुए, यूं यूं आ रहा था, मुंह इतना बड़ा सूज कर यूं। तो किसी दोस्त ने कहा ये क्या है, बोलिए ये तो मात्रा की गलती। बोले मात्रा की गलती से इतनी बड़ी सजा। बोले हाँ, कि मैं शादी के कार्ड छाप रहा था और वहां कार्यक्रम लिखना था, क्रियाक्रम छप गया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।